आधा से ज़्यादा कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अनियंस सबसे बड़े इसके एग्जांपल। जब भी एक गर्मी का एक ऐसा सीज़न आता है जब अनियंस का दाम अप्रॉक्स 150 पर केजी चला जाता है, उस वक्त कई सारे रेड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि कई सारे जो वेयर हाउसेज में अनियंस को होर्ड किया जाता है, होर्डिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तब वो लोग अनियंस बेचना शुरू करते हैं और हाई प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है चीनी। चीनी को भी होल्ड किया जाता है। एक बार, इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था कि न्यूज़ आया था शाम को, शाम का टाइम था, न्यूज़ आया था, मैं छोटा था उस टाइम, शाम का टाइम था, न्यूज़ आया था कि नमक का दाम जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लोगों ने क्या करा था कि उसी समय एक एक बोरा नमक खरीद लिया था। ये क्या कर रहे थे? वो होल्ड कर रहे थे नमक को। वो चलो माना कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रहे थे, मगर जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स जो हैं, उन्होंने एक दिन में मतलब शाम शाम में 100 बोरा नमक का मंगा के रख लिया था, क्योंकि उस वक्त उसका दाम कम था और एज पर एक्सपेक्टेशन वो दाम बढ़ने वाले थे, और जब बढ़ते तो वो उससे हाई प्रॉफिट कमाते। ठीक है। अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तब क्या क्या होगा। सबसे पहला तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है बिजनेस का। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब बिजनेस को देखो, 1-2 महीने के लिए तो बिजनेस करना नहीं है। फॉर वेरी लॉन्ग पर्पस वो लोग बिजनेस, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है फील्ड में उतरती है। तो अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो फिर वो दोबारा उनके पास से सामान नहीं खरीदेगा या किसी और को सजेस्ट नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो तो घटेगा ही घटेगा, इनफैक्ट हमारा एडिशन नहीं होगा कस्टमर्स में। क्योंकि कस्टमर, जब भी हम एक बिजनेस करते हैं तो उस वक्त कस्टमर एडिशन ही हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो हमें मदद करता है टू सर्वाइव, टू ग्रो, टू एक्सपैंड। दूसरा कि बिजनेस जो है सोसाइटी का रिसोर्स यूज कर रहा है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज पे चल रही है, तो उनका ये फर्ज बनता है, उनका ये ड्यूटी बनता है कि वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भला करें। ठीक है। और उस भला में इंक्लूडिंग ये भी है कि वो उन्हें एक्सप्लॉयट ना करें, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ परफॉर्म ना की जाए। तीसरा कि फर्म जो है मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी। एवरी फर्म मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो अगर उनके ही रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट हम नहीं करते, उनके रिक्वायरमेंट्स का हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर हम सामान बेचेंगे किसको? और ये उनका मोरल ड्यूटी भी बनता है। मोरल ड्यूटी मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जब स्टैब्लिश होती है तो कई सारे एथिक्स एंड नॉर्म्स पर चलती है। तो ये उनका मोरल ड्यूटी बनता है कि वो अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। आफ्टरवर्ड्स एक और पॉइंट है, पहले तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, बट आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी एक बार सर्च करना, कभी इसके बारे में पढ़ना जरूर, क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल, CSR। CSR कहता है कि आपको अपने टर्नओवर का कुछ हिस्सा सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आपको खर्च करना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, और अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है तो बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका बिजनेस स्लो डाउन ना हो, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करेगा। वो कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फाई करने का कोशिश करेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या कहता है? ये 1986 में इनैक्ट हुआ था, और ये इनैक्ट हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। कोई भी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और कंज्यूमर्स को प्रमोट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था 1986 में। इसके फीचर्स ये हैं कि ये कुछ राइट्स ग्रांट करता है कस्टमर्स को टू एम्पावर देम एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है। अब 6 राइट्स होते हैं टोटल। अच्छा, बाय द वे, जो क्लासेस के नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो कुछ राइट्स देता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
कंज्यूमर्स को टू एम्पावर देम, उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स देता है। इसके बाद ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है उन्हें कि भाई देखो, अगर कोई भी डिफेक्टिव गुड्स मिलता है आपको, अगर आपको कोई डिफिशिएंट सर्विसेज मिलती हैं, तो आप बिल्कुल क्लेम करो, आप बिल्कुल आवाज़ उठाओ और वी विल टेक केयर ऑफ इट। आफ्टर दैट ये जो है 3 टायर मशीनरी में काम करता है। 3 टायर मशीनरी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो किस तरीके से काम करता है। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट। टोटल 6 होते हैं ये। पहला होता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या होता है? कोई भी एसिड का बॉटल उठा के देखना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सिगरेट, सबसे बड़ा एग्जांपल सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि कैंसर किल्स, ठीक है, कैंसर लीड्स टू कैंसर किल्स, तंबाकू लीड्स टू कैंसर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमारा राइट है, ये हमारे राइट की वजह से वहाँ लिखा होता है राइट टू सेफ्टी। अगर कोई भी सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं जो कि हजार्डस है आपके हेल्थ के लिए, उसके लिए मैन्युफैक्चरर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने होंगे उस प्रोडक्ट पे कि ये प्रोडक्ट जो है आपके लाइफ को हार्म कर सकता है, आपके हेल्थ को हार्म कर सकता है, आपके प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है, तो आप इसको प्रिकॉशन मेजर्स के साथ यूज़ कीजिए। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या होता है? कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बैक साइड में देखिएगा, उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है कि किस किस इंग्रेडिएंट से वो बना है वो प्रोडक्ट। तो उस सिचुएशन में वो हमारा राइट है कि कोई अगर प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो रेड मार्क्स एंड ग्रीन मार्क्स से शो होता है। तो ये चीज़ हमारा हक बनता है, ये हमारा राइट बनता है कि वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दैट थिंग्स। आफ्टर दैट तीसरा हमारा राइट होता है राइट टू चूज। राइट टू चूज क्या होता है? कंज्यूमर का राइट है कि उसको स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से कोई एक चुनने को मिले। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि अब पेप्सोडेंट उठेगा बोलेगा अब दुनिया में कोई भी टूथपेस्ट नहीं बनाएगा, केवल मेरा टूथपेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है। कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं, कंज्यूमर उनमें से कोई एक चूज़ करेगा एंड फिर अपना कंज्यूम करेगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसको हम फोर्स करेंगे टू यूज़ आवर प्रोडक्ट। राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है? अगर कोई भी दिक्कत आती है कंज्यूमर को, तो उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन कहाँ करेगा वो मैं आगे बताता हूँ। कंप्लेन कर सकता है एंड अगर कंप्लेन करता है तो कोर्ट जो है, जो भी जिस भी जो अथॉरिटी है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अथॉरिटी जो मैंने बताया था 3 टायर मशीनरी में काम करती है, वो प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करती है टू द कंप्लेनर, प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करती है फॉर द टू द कंज्यूमर टू बी हर्ड। ठीक है, उन्हें पूरा बोलने का हक मिलेगा कि आप अपनी बात को रखिए कि आपको क्या डिससेटिस्फैक्शन मिला है प्रोडक्ट से या सर्विसेज से। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल ये क्या है? अगर किसी भी प्रोडक्ट से भले वो गुड्स हो या सर्विस, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं और ये प्रूफ हो जाता है, तो आपको जितना का डैमेज हुआ है आप उतने का आपको रिलीफ मिलेगा। मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर आपको उतने का रिलीफ देगा। एंड ये जरूरी नहीं है कि जिस कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन हुआ है उसी को रिलीफ मिले। अगर वो उस वजह से मर गया उस प्रोडक्ट के वजह से, तो उसका जो लीगल हायर होता है उसको वो क्लेम मिलेगा। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये क्या होता है? इस राइट के वजह से कंज्यूमर के पास राइट रहता है टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। उसके पास हर एक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी भी आपके घर में कोई एसी फिक्स करने वाला आए तो आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्म करके जाता है कि देखिए इस बटन से एसी ऑन होगा, इस बटन से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस बटन से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सब कुछ वो इन्फॉर्म करके जाता है आपको। तो ये आपका राइट है, इस वजह से वो इन्फॉर्म करता है, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, कंज्यूमर का राइट हो गया, कंज्यूमर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर भी, अब देखो ऐसा नहीं है ना कि हम जाएंगे
किसी से इलीगल तरीके से सामान लेके आ गए, फिर वो सामान ख़राब निकल गया, फिर क्लेम किया मैंने और फिर मुझे उसके लिए रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होगा कि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जैसे हमारी मतलब कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें फॉलो करनी होगी इन ऑर्डर टू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी हमारे राइट्स को अवेल करने के लिए। सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अवेयर होना होगा अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। केवल एक फैक्ट पे नहीं जाना है कि हम इनके यहाँ से सामान लेते हैं, ये हमको कितने भी रेट में दे ये सही देंगे और कहाँ से ही सामान ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको अवेयर होना होगा कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, वो प्रोडक्ट कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर उसका क्या क्या रेट है और कहाँ पर किस किस क्वालिटी का मिलता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आफ्टर दैट हमको हमेशा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, एक कंज्यूमर का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट बाई करे। क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स कि उस प्रोडक्ट पे आपका FPO मार्क होना चाहिए, उस प्रोडक्ट पे आपका ISI मार्क होना चाहिए एंड उस प्रोडक्ट पे आपका हॉलमार्क होना चाहिए। हॉलमार्क मोस्टली आपके सोना चांदी के आइटम्स पे होता है। ISI मार्क्स जो होता है वो आपके सारे प्रोडक्ट्स पे होता है। FPO मार्क्स भी आपके सारे प्रोडक्ट्स पे होता है। तो ये क्या है? ये सारे आइडेंटिफिकेशन दैट योर प्रोडक्ट इज़ वेरीफाइड। ठीक है। आफ्टर दैट तीसरा कि कंज्यूमर जो है उसको पता होना चाहिए, शुड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली। मैन्युफैक्चरर बोला कि देखिए भैया ये एसिड है, इसको खाली हाथ से मत यूज़ कीजिएगा, हमने इसमें ग्लव्स दे रखा है, आप ग्लव्स पहनिए फिर इसको यूज़ कीजिएगा। नहीं, आई विल मैनेज, हाथ जल गया तुम्हारे चलते, क्लेम दो, कोर्ट बोलेगा निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप रिलीफ के लिए नहीं कह सकते हैं कुछ भी। आफ्टर दैट अगर आप प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो आपको केयरफुली देखना होगा कि जो लेबल लगा हुआ है प्रोडक्ट पे उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। बाद में आप बोलो कि मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं था, और इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि ये नॉनवेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ, अब तो मैंने पैकेट फाड़ दिया है, बट फिर भी आप ये रिटर्न कर लो, क्योंकि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अनुसार हमें ये हक है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका लेबल चेक करना पड़ेगा, उस पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर जब भी आप कोई भी आप परचेज करते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या कोई भी सर्विसेज अवेल करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको बिल लेना होगा, कैश मेमो लेना होगा, ताकि जब भी आप क्लेम करने जाओ तो आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है। बिना कैश मेमो के कभी मत मांगो। आफ्टर दैट कंज्यूमर जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए इन हिज डीलिंग एंड बाई ओनली लीगल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी इलीगल तरीके से आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर आप BPL कोटा से नहीं बिलोंग करते हैं तो फिर आपको BPL कोटा में मिलने वाली राशन शॉप पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको नहीं लेना चाहिए, दैट इज इलीगल। आफ्टर दैट अगर कंज्यूमर अनहैप्पी है विद द प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स डिफेक्ट या डिफिशियंसी इन सर्विस, उसे कंप्लेंट फाइल करना। ऐसा नहीं सबको बोलते चले भाई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने क्या किए उसके लिए? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाके कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स। आप जिस भी अथॉरिटी में लाई करते हो उस अथॉरिटी के पास जाके आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बिना कंप्लेंट किया बोल रहे मेरे साथ बुरा हो गया, अरे तो जाओ कंप्लेंट करो भाई। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना होगा, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन या कहेंगे कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी जो आपको एजुकेट करे इन सब चीज़ों के बारे में, प्रोटेक्ट करे इन सब चीज़ों से और आपके लिए एक आवाज़ बने। पहले भी मैंने बताया कि एक इंसान चिल्लाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 चिल्लाए तो फ़र्क पड़ता है। फिर कंज्यूमर शुड ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज या रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। हमेशा कंज्यूमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट का वेस्टेज ना करें और जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखें, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैलाएं। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो होता है कितने टाइप का होता है आपका? 2 टाइप का होता है, एक कंज्यूमर ऑफ गुड्स और एक कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर ऑफ गुड्स क्या होता है? जो गुड्स परचेज करे फॉर अ स्पेसिफिक कंसिडरेशन, जो कि वो तुरंत दे दे या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे। जैसे मैंने AC खरीदा
तो मैं इंस्टॉलमेंट EMI के बेसिस पे मैं इसी का पेमेंट कर रहा था ना। तो मैं क्या था, कंज्यूमर था फॉर गुड्स, बट मैंने जो पेमेंट था वो डिफर्ड बेसिस पे किया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किया। बट जो मैंने फ़ोन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो फ़ोन मैंने एक फुल पेमेंट में लिया था। तो उस वक्त भी मैं कंज्यूमर था ऑफ गुड्स, और मैंने प्रॉम्प्ट सेटलमेंट किया था अपने लाइबिलिटी को। फिर कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज भी होता है। सर्विसेज मतलब जो हायर करे किसी को या अवेल करे किसी की सर्विस फॉर कंसिडरेशन, सेम प्रॉम्प्टली पेमेंट करे या फिर डिफर्ड बेसिस पे करे। ठीक है। इसके बाद आप कंज्यूमर तभी कहाओगे जब आपने गुड्स या सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हो या रीसेल पर्पस के लिए लेते हो तो फिर आप कंज्यूमर की कैटेगरी से बाहर चले जाओगे। कौन कंप्लेन कर सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर ही नहीं और भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, फिर भी मैं बता देता हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रेस्पेक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन फाइल कर सकता है कंप्लेंट जो कि एक कंज्यूमर हो, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन हो जो रजिस्टर्ड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर इंडिविजुअली भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकता है। कंज्यूमर निकल लिया तो उसका लीगल हायर भी कर सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। और किसके खिलाफ कर सकता है, तो जो अगर गुड्स का केस है तो जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है या जो डीलर है गुड का, और सर्विसेज के केस में जिसने तुम्हें सर्विस प्रोवाइड किया है उस पर आप केस कर सकते हो। इसके बाद सीक टू रिड्रेसल तो हमने समझ गया, हमने समझ लिया कि कोई भी अगर दिक्कत होता है, आपको डैमेज होता है तो आपको क्लेम मिलेगा। अब ये क्लेम लेने के लिए आप जाओगे किसके पास, एजेंसीज़ के पास जाओगे। रिड्रेसल एजेंसीज 3 होती हैं हमारे इंडिया में। सबसे पहला होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, सबसे पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा रिड्रेसल एजेंसी भी हो सकता है। ये कैसे बनता है, तो इसमें एटलीस्ट जो होता है कि 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर्स जो होता है उसमें से एक वुमेन होती है। ठीक है। दूसरा इसके बारे में कि कंज्यूमर जो है जिसका क्लेम 20 लाख रुपए से कम है, एक मिनट 20 लाख रुपए से कम, ये एक्चुअली चेंज हो गया है, लेट मी चेक।